India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की चेतावनी के बाद सेना ने सभी योग्य महिला अफसरों को स्थायी आयोग देने का किया वादा। कहा, मापदंड पर खरा उतरने पर मिलेगा कमीशन। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित की। केस का जवाब तैयार करने के लिए मोहलत, 15 नवंबर को होगी सुनवाई। नीट यूजी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को किया रद्द। कहा, हमें छात्रों से सहानुभूति है, लेकिन निरीक्षक की गलती के लिए फिर से परीक्षा कराना मुश्किल। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियम मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत हुई नियुक्तियां, प्रशासन के अनुभाग को नोटिस जारी। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद सेना ने शुक्रवार को 10 दिनों के भीतर 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने पर सहमति व्यक्त की। उन महिला अधिकारियों को भी स्थायी कमीशन दिया जाएगा जिन्होंने शीर्ष अदालत का रुख नहीं किया है, लेकिन मापदंड पर खरा उतरती हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की और AS बोपन्ना की पीठ ने आदेश में कहा कि 11 महिला अधिकारियों को 10 दिनों के भीतर स्थायी कमीशन दिया जाएगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उन महिला अधिकारियों को 3 सप्ताह के भीतर स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में अवमानना कार्रवाई में शामिल नहीं हुई, लेकिन मापदंडों को पूरा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने थल सेना को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया था कि सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन मिलना चाहिए, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की चेतावनी के बाद भारतीय सेना 11 महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर राजी हो गया है, लेकिन कुछ महिलाओं को मेडिकल या किसी अन्य वजह से स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है। ऐसी 72 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना की याचिका दाखिल की है। इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सेना के रवैये पर खूब खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दे रही है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, फिर भी हम एक मौका देते हैं कि सेना अपनी गलती को सुधार ले। सेना की तरफ से फिर बताया गया कि फिलहाल 72 में से सिर्फ 14 महिलाओं को मेडिकली अनफिट पाया गया है। इसके अलावा एक महिला का मामला विचाराधीन है। बाकी महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए चिट्ठी भेज दी गई है। हालांकि आज सेना के वकील ने पीठ से कहा कि हम उन 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं हुआ। याचिकाकर्ता के वकीलों की तरफ से ये भी कहा गया कि जो भी महिला 60% मापदंड को पूरा करती है उन्हें परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर सेना से कहा कि वो इस पर अपनी राय दे।
न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की 2 न्यायाधीशों की पीठ, जो भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में हैं, मामले की सुनवाई कर रही थी। महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों V मोहना, हुजैफा अहमदी और मीनाक्षी अरोड़ा ने अदालत को बताया था कि महिला अफसरों को अयोग्य ठहराना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना को सभी महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की उचित जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी। इस हिंसा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में वाहनों द्वारा कथित रूप से कुचले गए 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के अनुरोध पर मामले को स्थगित कर दिया। मामले पर 15 नवंबर को सुनवाई होगी और इस मामले में यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कोर्ट से दरख्वास्त की कि कोर्ट उन्हें सोमवार तक का समय दे ताकि वो केस पर काम पूरा कर सके। इसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि हमने 10 दिन का समय दिया था, इसके बाद भी स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, सिवाय इतना कहने पर गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जब्त किया गया है। कोर्ट ने मामले में लैब रिपोर्ट के पेश न किए जाने पर भी नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 8 नवंबर को सुनवाई की थी। तब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि अगले 10 दिन का समय दिया था, इसके बाद भी स्टेटस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सिवाय इतना कहने के कि गवाहों से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सिर्फ आशीष मिश्रा का ही फोन जब्त किया गया है। कोर्ट ने मामले में लैब रिपोर्ट के पेश न किए जाने पर भी नाराजगी जताई थी। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को कूच बिहार जिले के सीतलकुची में 10 अप्रैल 2021 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा कथित गोलीबारी की जांच पर पश्चिम बंगाल के आपराधिक जांच विभाग द्वारा दाखिल अंतरिम स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान CISF की फायरिंग से 4 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष गुरुवार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2022 तय की है और CID को इस बीच अपनी जांच जारी रखने का निर्देश दिया। कूच बिहार के जिला गुप्तचर निरीक्षक की ओर से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया कि CISF के 6 जवानों की दोबारा जांच के लिए जांच लंबित है। ये भी कहा गया है कि CISF कर्मियों ने अनुरोध किया है कि उन्हें मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए वर्चुअल मोड के माध्यम से सुनवाई के लिए बुलाया जाए। कोर्ट ने सुनवाई की पिछली तारीख पर CIF को एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। याचिका में आरोप लगाया था कि यह घटना चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस फायरिंग का परिणाम थी। नतीजतन मामले की एक स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में सीतालकुची के जोरपाटकी गांव की 4 ग्रामीणों की मौत हो गई और वोट डालने के बाद बाहर आते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक व्यक्ति की जान ले ली। सीतालकुची विधानसभा क्षेत्र के जोरपाटकी में 126/5 पर ग्रामीण के एक समूह द्वारा कथित रूप से हमला करने के बाद CISF कर्मियों ने गोलियां चलाईं, जहां 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 के चौथे चरण के लिए मतदान चल रहा था। पश्चिम बंगाल आपराधिक जांच विभाग ने 16 अप्रैल को मामले की जांच शुरू की। चुनाव आयोग पहले ही कूच बिहार के सीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में गोली चलाने के मामले में CISF को क्लीन चिट दे चुका है और कह चुका है कि गोली चलाना मतदाताओं की जान बचाने के लिए जरूरी हो गया था और यह आत्मरक्षा था। आयोग ने घटना के बाद मतदान केंद्र पर मतदान को भी रद्द कर दिया था और गड़बड़ी की आशंका में राजनेताओं के 72 घंटे के लिए कूच बिहार में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एनईईटी यूजी के 2 उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को निर्देश दिया गया था कि वे निरीक्षक द्वारा की गई गलती के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित करें, जिसके परिणाम स्वरूप टेस्ट बुकलेट और ओएमआर शीट का मिश्रण हुआ। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने 2 छात्रों की दुर्दशा के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, लेकिन कहा है कि 2 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा का आदेश देना मुश्किल है। पीठ ने उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। इससे पहले पीठ ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी थी और एनटीए को नीट यूजी परिणाम घोषित करने की अनुमति दी थी, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर रोक दिया गया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि निरीक्षक ने गलती स्वीकार की है। पीठ ने छात्रों के वकील की इस दलील में भी बल पाया कि इस गलती के कारण उनका कीमती समय बर्बाद हुआ। इसके अलावा पीठ ने कहा कि वे ऐसी स्थिति में परीक्षा देते समय युवा छात्रों के मानसिक तनाव को समझ सकती हैं। एनटीए की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मिश्रण 6 छात्रों के मामले में हुआ है। हालांकि केवल 2 छात्रों ने अदालत के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है। दोनों छात्रों की ओर से पेश अधिवक्ता सुधांशु चौधरी ने कहा कि वे दोबारा परीक्षा दे रहे हैं और गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने अदालत में निरीक्षक द्वारा दी गई माफी को पढ़ा, जिसमें मिश्रण को स्वीकार किया गया था। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी ने सभी छात्रों को अलग अलग प्रश्न पत्र पुस्तिकाएं बांटना शुरू कर दिया था और अन्य परीक्षार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाएं बांटना शुरू कर दिया था। नतीजतन एक पंक्ति में 6 उम्मीदवारों को एक ही कोड और विशिष्ट 7 अंकों की क्रम संख्या के साथ प्रश्न पत्र पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका मिली। हालांकि दूसरी पंक्ति में 6 छात्रों के लिए पर्यवेक्षक द्वारा की गई त्रुटि के कारण दोनों याचिकाकर्ताओं को गलत प्रश्न पत्र पर पुस्तिका और उत्तर पत्र पुस्तिकाएं मिली। वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियम मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मद्रास हाईकोर्ट ने नियमों के खिलाफ चुनौती पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत ये है। कोर्ट के प्रशासनिक अनुभाग को नोटिस जारी किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता परिसरन ने कहा कि मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदी के सवालों की पीठ ने मद्रास हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम नियम या सीनियर एडवोकेट रूल्स 2020 के नियम 4(1)(a) और 4(1)(b) की वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को स्वीकार किया है और कोर्ट के प्रशासनिक अनुभाग को नोटिस जारी किया है। 5 अधिवक्ताओं द्वारा दायर एक याचिका के अनुसार अधिसूचित नियम इंदिरा जय सिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी 2018 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार अधिवक्ताओं को वरिष्ठ पदनाम के लिए आवेदन करने के लिए बार में कम से कम 10 साल का अनुभव प्राप्त करने की अनुमति दी। मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ पदनाम नियम इसे मुख्य रूप से 2 मानदंडों के साथ बदलते हैं। न्यूनतम आयु 45 वर्ष और न्यूनतम अनुभव 15 वर्ष। 21 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सुनवाई टाल दी थी, क्योंकि एक पूर्ण बेंच की बैठक के बाद समिति का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट कुछ हफ्तों में प्रस्तुत होने की संभावना थी। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश परासरन ने तर्क दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पद के लिए नियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष, अनुभव मानदंड 15 वर्ष शीर्ष अदालत की टिप्पणियों के समान अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। उन्होंने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया। वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश परासरन ने कहा कि एमबीए जजमेंट में नियुक्तियों के संबंध में कुछ एकरूपता लाने की मांग की गई है। परासरन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार कई व्यक्तियों को विचार के लिए क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा सकता और विचार करना याचिकाकर्ताओं का प्राथमिक अनुरोध है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने कहा कि इस विषय पर 3 पूर्ण बेंच की बैठकों में विचार किया गया है और समिति गठित की गई है। जल्द ही रिपोर्ट की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पदनाम और नियुक्ति से संबंधित मामलों में एक व्यक्तिपरक तत्व होना चाहिए।
चुनौती के तहत वरिष्ठ पदनाम नियम जुलाई 2020 में लागू हुए। न्यूनतम आयु मानदंड और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को उल्लेख करने और स्थगन की मांग करने से रोकने पर इसकी आलोचना शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 2021 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई शुरू की। संशोधन के जरिए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अधिकतम 3 साल की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया है। दिवाली की छुट्टी से पहले जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की एकल पीठ ने याचिकाओं पर आंशिक रूप से सुनवाई की थी। हालांकि दिवाली की छुट्टी के बाद रोस्टर ने उन सभी मामलों को बदल दिया जिनमें अधिनियम के अधिकार को चुनौती दी जा रही है। उन्हें एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाना है। इस प्रकार चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को उठाया। अदालत ने अंतरिम राहत के पहलू पर याचिका पर सुनवाई शुरू की। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक संशोधन अधिनियम के संचालन पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने कहा, मौके के खेल और कौशल के खेल के बीच अंतर है। केवल मौके के खेल को राज्य के अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित करने के बिंदु तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत राज्य सरकारों के पास कौशल के खेलों पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह भेद वर्षों से अस्तित्व में है। उन्होंने कहा, कौशल का खेल मुख्य रूप से कौशल का खेल है, पूरी तरह से या विशेष रूप से नहीं। जब आप मौके का खेल कहते हैं तो इसका मतलब मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से मौके का खेल है। ये नहीं कि केवल मौका होना चाहिए। ये 70 वर्षों के न्याय शास्त्र ने स्थापित किया है। मद्रास और केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णयों का उल्लेख करते हुए जिन्होंने समान संशोधनों को रद्द कर दिया है, ये प्रस्तुत किया गया है कि सभी राज्यों में पहले से मौजूद अधिनियम है जो कई वर्षों से हैं। उन सभी में कौशल के खेलों को बाहर रखा गया था। एडवोकेट जनरल ने गुरुवार को मौखिक रूप से अदालत को आश्वासन दिया कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के एक वकील की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के कारण बिहार और झारखंड राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठाया है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ अतिरिक्त लोक अभियोजक की पत्नी द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उसके पति के ठिकाने का पता लगाने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसे बिहार पुलिस ने हिरासत में लिया है। बेंच ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दानापुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची को फटकार लगाई और विभिन्न प्रश्नों के जवाब मांगे। महत्वपूर्ण रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दानापुर ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि ये महसूस करने के तुरंत बाद कि उसके द्वारा किए गए कथित अपराध के लिए निर्धारित सजा 7 वर्ष से कम है, उसे सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस देकर रिहा कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पाया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले अनिवार्य है का पालन तत्काल मामले में नहीं किया गया है। अदालत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दानापुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना को निम्नलिखित सहित कुछ सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया। क्या गिरफ्तारी के बाद रिट याचिकाकर्ता के पति को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस तामील किया गया, और अगर किया गया तो क्या सीआरपीसी की धारा 41A के तहत निर्धारित सही जनादेश कहा जा सकता है? क्या सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद दिया जा सकता है? क्या याचिकाकर्ता के पति को सुखदेव नगर पुलिस स्टेशन द्वारा किसी स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था? केरल हाईकोर्ट ने ओलंपियन म्यूखा जॉनी की उस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा जिसमें बलात्कार के कथित तौर पर झूठे आरोप लगाने के लिए उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति के हरिपाल ने लोक अभियोजक को याचिका में निर्देश दिया और मामले में 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार के शिकार एक दोस्त से समर्थन वापस लेने के लिए उस पर दबाव बनाने के लिए मामला दर्ज किया गया था, जिसने उसकी नग्न तस्वीरें भी लीं और उसका इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। अधिवक्ता पीए याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अयूब खान की ने दलील दी कि प्राथमिकी में मुख्य आरोपी में से एक के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया था, इसलिए उसे भी वही राहत दी जा सकती है।
बलात्कार के मामले में आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसे एक अपील में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी। एक शिकायत के आधार पर एक निचली अदालत के निर्देश पर पुलिस ने आरोपित प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित तौर पर किए गए बलात्कार और धमकी के दावे झूठे थे। शिकायत में दावा किया गया कि ओलंपियन द्वारा उसे संबोधित किए जाने वाले धमकी भरे पत्र मनगढ़ंत हैं। याचिकाकर्ता ने जुलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले में जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुर्खियां बटोरी थीं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके दोस्त को धमकाया जा रहा है और आरोपी के पक्ष में अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण जांच ठप हो गई है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.